नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ में 170 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 1400 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक कुल 826 लोग लापता हैं। इनमें 300 से ज़्यादा भारतीय भी शामिल हैं। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच लोगों की तलाश जारी है। नेपाली सेना ने रसुआ के टिमुरे से आज सुबह 116 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय हैं। वहीं तिब्बत में 550 से ज़्यादा लोगों का सुराग नहीं मिल रहा है। चीन की सरकारी वेबसाइट CCTV ने इसकी जानकारी दी है। तो बुधवार सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस किए गए। शुरुआत में अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGC ने इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ लहंदे खोला नदी में गिर गया था। तो लहंदे खोला भोटे कोशी नदी की सहायक नदी है और भोटे कोशी चीन से निकलकर नेपाल में प्रवेश करती है। बाद में USGS ने भी स्पष्ट किया कि 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसा ये झटका लैंडस्लाइड के कारण पैदा हुआ था। नेपाली सेना के मुताबिक रसुआ के हाकू में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक सुरंग में फंसे 7 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। सेना ने बताया कि 3 अन्य सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। सेना के अनुसार रसुआ के टुमुरे इलाके से अब तक 95 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 21 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं जो कल टिमुरे इलाके से संपर्क से बाहर हो गए थे। वहीं नेपाल से बाढ़ से मची तबाही के बीच भारत ने राहत सामग्री की दूसरी खेप नेपाल रवाना कर दी है। भारतीय वायुसेना के विमान से भेजी गई इस खेप में 37.5 टन राहत सामग्री, जरूरी दवाइयां और खाद्य पैकेट शामिल हैं। इससे पहले बुधवार रात भारत ने C-130J विमान के जरिए 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयों की पहली खेप काठमांडू भेजी थी। दोनों खेप मिलाकर भारत अब तक नेपाल को 47.5 टन राहत सामग्री भेज चुका है। भारत ने कहा है कि वो नेपाल सरकार के संपर्क में है और बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और बचाव अभियान में हर संभव मदद जारी रखेगा। तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह गुरुवार सुबह बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए नुवाकोट के बिदुर रवाना हुए। उनके साथ मंत्री सुनील लामसाल भी मौजूद रहे। दोनों सुबह करीब 9:30 बजे सड़क मार्ग से बिदुर के लिए निकले। बुधवार को रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान हुआ था। बाढ़ और भूस्खलन के बाद आरोप लग रहे थे कि चीन ने नेपाल को सही समय पर चेतावनी नहीं दी, जिसकी वजह से वहां जान माल का बहुत नुकसान हुआ। इसे लेकर अब चीन की सफाई सामने आई है। चीन ने कहा है कि ये दावे भ्रामक और गलत हैं। नेपाल में चीनी दूतावास ने कहा कि चीन ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। बाढ़ के लिए चीन की ओर से चेतावनी न मिलने या बांध टूटने को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। से ये भीषण तबाही वाली बाढ़ आई है। 175 मौतें और 300 भारतीयों के लापता होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो भारत ने राहत सामग्री की दूसरी खेप भी नेपाल के लिए भेजी है। कुल मिलाकर लगभग 47 टन राहत सामग्री भारत की तरफ से नेपाल भेजी गई है और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि इस आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ भारत खड़ा है और किसी भी तरह की मदद के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। तो अब तक 175 मौतें इस भारी तबाही के चलते हुई हैं। बताया जा रहा है कि 300 भारतीय भी लापता हैं। लगातार उनकी भी खोजबीन की जा रही है। PM बालेन शाह ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। वहीं चीन ने कहा है कि हमें कोई जानकारी पहले से नहीं थी जो हमने छुपाई हो, और इस तरह की आपदा के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत है, ऐसा चीन ने कहा है। तो बताया जा रहा है कि तिब्बत में भी 550 लोग गायब हैं। तो एक भारी तबाही नेपाल में आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तबाही का मंजर सामने आया है। लगातार राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, नेपाल में जिस तरीके से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए
बिल्कुल बता दूं आपको मैं, नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी जो फ्लैश फ्लड है और भूस्खलन ने भारी तबाही जो है वो मचाई थी, जिसके बाद ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 175 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होने से लगातार संख्या जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल में जल प्रलय से भारी तबाही में कुल अब तक 175 मौतों की पुष्टि हुई है, जिसमें 750 लोगों से ज्यादा लापता होने की जो जानकारी है वो प्राप्त हो पा रही है। काठमांडू नेपाल में भोटे कोसी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही तो मचाई है, मगर 26 अगस्त की सुबह जो नेपाल तिब्बत सीमा के पास शुरू हुए इस फ्लैश फ्लड ने देखते ही देखते कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ और मलबे के तेज बहाव में मकान, सड़क, पुल, वाहन सब कुछ बह गया और ये जो भयानक मंजर था वो तमाम जो तस्वीरें निकल कर आ रही है उससे ये साफ तौर पे जाहिर था कि प्रलय जो था वो बहुत ज्यादा भयंकर था। ताजा जानकारी के मुताबिक नेपाल में अब तक 175 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 750 से ज्यादा लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में विदेशी नागरिक और बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल है। कुछ रिपोर्टों में अलग अलग आंकड़े भी सामने आए हैं, क्योंकि कई इलाकों में संपर्क टूटने के कारण पूरी जानकारी जुटाना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि आपदा के दौरान बाढ़ का जो पानी है और मलबा बेहद तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है, जिससे कई बस्तियों में अफरा तफरी मची हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंस ब्रिज बह गए हैं, जबकि कई जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआत में इस घटना को भूकंप से जोड़कर देखा गया था, लेकिन अमेरिकी जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण समेत विशेषज्ञों के आकलन में इसे ग्लेशियर के ढहने और भारी मलबे के बहाव से जुड़ी घटना जो है वो बताई जा रही है। इसके चलते नदी में अचानक अत्यधिक मात्रा में पानी और मलबा पहुंचा है, जिसने निचले इलाकों में तबाही मचा दी है। नेपाल सेना और सुरक्षा बलों की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। प्रभावित इलाकों से 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी सामने आई है। खराब मौसम, क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किल आ रही है। वहीं नेपाल में आई इस भीषण आपदा के बाद भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की ओर से राहत सामग्री भेजी गई है और भारतीय नागरिकों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नेपाल के त्रसदी के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन को नदियों के बढ़ते जल स्तर को लेकर सतर्क किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जो है वो जारी है। मृतकों तथा लापता लोगों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नेपाल में एक गंभीर संकट यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान यहाँ पर हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चीन पर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे थे। बताया जा रहा है कि इस पूरी आपदा में 175 लोगों की मौत की खबर है। 300 से ज़्यादा भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं। स्थितियां काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। पीएम बालेन शाह ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। नेपाल में लैंडस्लाइड से ये तबाही वाली बाढ़ देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी तबाही का मंजर नेपाल में देखने को मिला है, जहां भारी जान माल का नुकसान हुआ है और इस पूरी आपदा को लेकर चीन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। कहा जा रहा था कि चीन अगर सही समय पर इत्तला कर देता तो इतनी ज़्यादा जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं होता। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, नेपाल में जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसकी भयावह तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। पीएम बालेन शाह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है वो चीन पर हुआ है।
कहा जा रहा है कि चीन अगर सही समय पर इत्तला कर देता तो इतना ज़्यादा जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं होता, लेकिन चीन की तरफ से सफाई ये आई है कि उसने किसी भी तरह की कोई जानकारी यहाँ पर छुपाई नहीं है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी ये मानवीय आप हादसा कह सकते हो। कुदरती कुदरत जिस तरीके से रौद्र रूप पर साल दर दिखाता जा रहा है, उससे हम लोग कोई सबक नहीं ले पाते हैं। अब इस घटना से जब हम ये जोड़ते हैं कि चाइना अगर थोड़ा सा पहले सचेत कर देता कि इस रूट पे आपदा आने की और पानी जो बारिश का पानी जो इकट्ठा हुआ है वो जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है कि उसमें थोड़े बहुत इंतजामात नेपाल की तरफ से, भूटान की तरफ से किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और मुझे लगता है कि ये बड़ा मानवीय पहलू है, और जानबूझ के तो कोई भी कंट्री और कोई भी मुल्क ऐसा नहीं कर सकता है कि पराये मुल्क की बेकसूर जनसंख्या इस कारण और हमारी एक नादानी के कारण मर जाए, तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, तत्कालिक तौर पे उनकी जो एनडीआरएफ की टीम है जितनी भी हैं, और जो आपदा से जुड़े हुए लोग हैं, वो जरूर अलर्ट कर सकते थे पहले कि भाई पूर्वानुमान हमारे पास ऐसा है, यहाँ पे हादसा हो सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। लेकिन बड़ा दुखद ये हादसा है, और मुझे लगता है कि इसमें ना सिर्फ चाइना को, नेपाल को, भूटान को, सबको, इंडिया को भी ये सबक सीखना चाहिए। जितने भी हिमालय और जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पे हर बार और हर उस सीजन में, जो रेनी सीजन होता है, तब वहां पे घटनाएं होती हैं, पहाड़ फटते हैं, भूस्खलन की घटनाएं होती, कई सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन उससे हम लोग कोई सबक ले नहीं रहे हैं। और ना ही बारिश से पहले जब इस तरीके के मामले होते हैं, उससे पहले हम लोग कोई सबक लेते हैं, ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब वो जो चीजें हुई हैं वो तो हो गई हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से भारत अपनी तरफ से एक ये दूसरी खेप गई है राहत बचाव कार्य के लिए, नेपाल भी के भूटान भी आ चुका है, और काफी कंट्री आ रही हैं, और ये मानवीय पहलू इस समय दिखाना चाहिए। लेकिन हादसा बहुत दुखद है, इससे सबक लेना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई घटना की पूर्व जानकारी उनके पास नहीं थी, और शुरुआती दौर में तो यही लगा था कि भूकंप का एक तेज़ झटका यहाँ पर महसूस किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड वजह निकल कर सामने आई है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि एक बड़ी लैंडस्लाइड की घटना घटित हुई, जिसके बाद नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसी के चलते इतनी बड़ी जान माल का नुकसान हमने यहाँ पर देखा है। और नेपाल को भारत की तरफ से अगर मदद की बात करें, तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया, भारत हर संभव मदद का आश्वासन भी दे चुका है। अब तक अगर बात की जाए तो 47 टन राहत सामग्री जो है वो भारत की तरफ से भिजवाई जा चुकी है, और कई ऐसे भारतीय भी हैं जो अभी लापता बताए जा रहे हैं, उनकी भी खोजबीन जारी है। नहीं, बिल्कुल, देखो, भारत कभी भी ऐसे मामलों में कभी पीछे नहीं रहा है, चाहे देवी आपदा हो या कुदरती आपदा हो या फिर कोरोना संकट को लेकर जिस तरीके से चीजें हुई हैं, तब भी भारत ने आगे बढ़ के अपने कदम बढ़ाए और मानवीय पहलू दिखाते हुए जितनी भी रक्षा सुरक्षा के लिए दवाओं से लेके, खाद्य पदार्थ से लेके, ऑक्सीजन से लेके, दवाइयों से लेके, सारी की सारी चीजें भेजी जाती रही हैं। और वही सिलसिला मुझे लग रहा है इस बार भी भारत सरकार ने अपनाया है। दूसरी खेप पहुंची हुई है, और जिसमें हजारों टन खाद्य सामग्री और हर तरीके की सामग्री उसमें शामिल है, और ये होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। जो कंट्री विकसित है और जो विकसित होने की कगार पे है, तो ऐसी कंट्रियों को आगे आना चाहिए। और ऐसे में जापान, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, बड़ी बड़ी जो एक शक्तियां अपने आप को पावरफुल शो करती हैं, वो ऐसे में उनकी उदासीनता, नदारदता ये जब दिखाई देती है, तब लगता है कि ये सिर्फ धरातल पे इनके पास कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि भारत सरकार से सीखना चाहिए। और इसमें दो तीन चीजें और सामने निकल के आई हैं। पहला तो ये है कि नेपाल चाइना की अब तक डमरू बजाता था कि चाइना है तो हम हैं, चाइना हर तरीके से हमारा सहयोग कर सकता है। लेकिन इस घटना के बाद साहिल जी, नेपाल के लोग भली भांति समझ जाएंगे कि हमारा हित कौन देखता है और हितैषी कौन है और हमारा नुकसान कौन चाहता है। और जिस तरीके से अगर ये बात अगर वैश्विक स्तर तक अगर पहुंचेगी, अगर ये सिद्ध होती है कि इसमें
मानवीय हिमाकत जिस तरीके से चाइना ने दिखाई, अगर वो ना दिखाता तो इसमें जान माल का नुकसान बच सकता था। अगर ये बात सिद्ध हो गई तो मुझे लगता है कि चाइना से अपने हाथ नेपाल तुरंत खींच लेगा और उनको आने वाले समय में वो सबक भी सिखाएगा जो उनको सबक सिखाना चाहिए। जी चलिए रमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल नेपाल की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि नेपाल में जिस तरीके की स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान यहाँ पर हुआ है। लगातार स्थितियाँ गंभीर बनी हुई हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा ले रहे हैं। भारत की तरफ से भी पुरजोर मदद नेपाल की यहाँ पर की जा रही है और हर संभव मदद का आश्वासन भारत की तरफ से नेपाल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया डायलॉग में कहा कि ये खेल की ताकत और हमारे युवाओं की ताकत को मिलाकर देश के निर्माण के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 27 अगस्त को कहा कि हम अक्सर सुनते हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए खेल की भावना का होना ज़रूरी है। खेल के मैदान में आए दिन, आपको बता दें कि मैदान में जाए बिना इसे विकसित करना बहुत मुश्किल है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमें सिर्फ चैंपियन बनना ही नहीं बल्कि बेहतर प्रतियोगी बनाना भी सिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों जिलों के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हर जिले में दुनिया के खेल जगत में अपनी पहचान बनाने की क्षमता है। इस क्षमता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने भारतीय खेलों के सामने मौजूद चुनौतियों की ओर भी लोगों का ध्यान दिलाया। ऐसी ही एक चुनौती ओलंपिक से जुड़ी है। भारत ओलंपिक में शामिल कई खेलों में हिस्सा नहीं लेता है। दशकों से ऐसा ही होता आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2012 के ओलंपिक में भारत ने सिर्फ 13 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, जबकि हम 20 से ज़्यादा स्पर्धाओं में शामिल नहीं हुए थे। उदाहरण के लिए सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। हमारे पास बहुत लंबी तटरेखा और विशाल पहाड़ी इलाका है। वाटर स्पोर्ट्स से लेकर विंटर स्पोर्ट्स तक हमारे पास इसके लिए ज़रूरी आबादी और भौगोलिक स्थिति दोनों है, लेकिन इन खेलों में हमारी मजबूत मौजूदगी नहीं है। इसलिए हमें ऐसे खेलों के लिए इकोसिस्टम विकसित करने की संभावनाओं पर ध्यान देना होगा और इसे और आगे बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों की प्रतिभा को पहचानने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट की घोषणा की। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि वो किस खेल के लिए सबसे उपयुक्त है। हमें उन्हें उसी के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा। इसमें आपको सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। हमारी सरकार 21वीं सदी के लिए एक आधुनिक खेल इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अक्सर सुनते हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत ज़रूरी होती है और ये भावना खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, खेल ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी देश का ध्यान दिलाया है। ये चुनौती ओलंपिक से जुड़ी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम compete ही नहीं करते। और दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर
उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेनिंग, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी इसका उदाहरण है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। साथ वहीं ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के भारत दौरे से पहले बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया अंडर 19 के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मेंस सिलेक्शन कमेटी ने 3 वनडे मैचों और 2 मल्टी डे फिक्सचर के लिए अलग अलग टीमों की घोषणा की है। सबसे खास बात यह है कि दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को वनडे स्क्वाड में जगह मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के मानद सचिव देवजीत सौकिया ने इस ऐलान की पुष्टि की है। सहवाग और द्रविड़ जैसे दिग्गजों के बेटों का इस स्क्वाड में शामिल होना युवा क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास उत्साह का विषय है। टीम अब ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन की तैयारी में जुट जाएगी। वनडे मैचों के लिए लक्ष्य रायचंदानी को कप्तान बनाया गया है, जबकि यशवर्धन चौहान उनके उपकप्तान रहेंगे। वहीं मल्टी डे फिक्सचर के लिए यशवर्धन चौहान को कप्तानी सौंपी गई है और लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान के रूप में होंगे। आर्यवीर सहवाग को पहली बार भारत अंडर 19 टीम में जगह मिली है। भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में चुना गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज आर्यवीर हाल ही में जारी दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेलते नजर आए, जहां उनके आक्रामक अंदाज और बड़े शॉट्स ने पिता वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई। हालांकि आर्यवीर के लिए यह पहचान नई नहीं है। उन्होंने 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान मेघालय के खिलाफ 297 रनों की तूफानी पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थी। अब घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के बाद उनके लिए पहली बार भारत के अंडर 19 टीम का दरवाजा खुला है। वहीं वनडे टीम में विकेटकीपर अन्वय द्रविड़ को भी जगह मिली है। उन्होंने जुलाई में भारत अंडर 19 के श्रीलंका दौरे पर 87 रनों की शानदार पारी खेली थी और इसके बाद टीम में अपना स्थान बरकरार रखा। हालांकि आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ दोनों को 2 मल्टी डे मैचों के लिए चुनी गई अंडर 19 टीम में जगह मिली है, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों युवा खिलाड़ी सिर्फ वनडे मुकाबलों में नजर आएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।